हम सब ने बचपन से सुना है कि भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। भारत ने अभी एक ऐसा कदम उठाया है जो हमारे इस गोल्ड फ्यूचर को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। ये सिर्फ एक माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये तय करेगा कि क्या हम हमेशा सोने के लिए दूसरों का मुंह ताकते रहेंगे या अपनी जमीन से अपना सोना खुद निकालेंगे। हमारे देश में सोने का जुनून कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है। शादियों से लेकर इन्वेस्टमेंट तक हर जगह गोल्ड है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच है जो अक्सर छिप जाता है। इस विशाल डिमांड के बावजूद भारत अपनी ज़रूरत का 99% से ज़्यादा सोना इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से मंगवाता है। हमारे देश की तिजोरियों में रखा शायद ही कोई सोना भारत की मिट्टी से निकला हो, और ये भारी असंतुलन हमारी पूरी इकोनॉमी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जरा इन नंबर्स को ध्यान से सुनिए। हर साल हमारा देश लगभग 700 से 800 टन सोना कंज्यूम करता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन हमारा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है? एक साल में 1 टन से भी कम। 800 टन की विशाल डिमांड और 1 टन से भी कम की सप्लाई, इस भारी अंतर ने भारत को एक ऐसी आर्थिक मुश्किल में फंसा रखा है जिससे बाहर निकलना अब बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश राज तक भारत में माइनिंग का एक लंबा इतिहास रहा है। आपने कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ ये कि सारा कंट्रोल सरकारी हाथों में चला गया। पुरानी होती तकनीक और बढ़ते खर्चों के कारण साल 2001 में केजीएफ हमेशा के लिए बंद हो गया, और इसका नतीजा भारत की डोमेस्टिक गोल्ड माइनिंग पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। और यहीं से प्रॉब्लम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। भारी मात्रा में बाहर से सोना मंगवाने का सीधा असर हमारी मैक्रो इकोनॉमी पर पड़ता है। क्रूड ऑयल के बाद भारत सबसे ज्यादा डॉलर इसी सोने को मंगवाने में खर्च करता है। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और रुपए की वैल्यू लगातार गिरती है। इसे ऐसे समझिए, अगर 1 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगें तो वो इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, लेकिन वही पैसा अगर सोने में बदलकर तिजोरी में रख दिया जाए तो वो डेड कैपिटल बन जाता है। देश के विकास में उसका कोई रोल नहीं रह जाता। दशकों तक ये पूरा सेक्टर सिर्फ सरकारी फाइलों और लाइसेंस राज के बीच फंसा रहा। एक्सप्लोरेशन लगभग रुक सा गया था। लेकिन क्या होता है जब एक पुरानी जंग खा चुकी सरकारी मोनोपोली आखिरकार टूटती है? यहीं से भारत की पॉलिसी में वो हिस्टोरिक शिफ्ट आता है जिसने इस पूरे माइनिंग गेम के रूल्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। इस पुराने लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए सरकार ने MMDR एक्ट में बड़े बदलाव किए, यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट। मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी शुरू की गई और इतिहास में पहली बार प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब इस रुके हुए सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की स्पीड, उनकी नई टेक्नोलॉजी और उनका पैसा तीनों आ सकेंगे। और इसी बड़े रिफॉर्म का सबसे सीधा रिजल्ट अब हमारे सामने है। आंध्र प्रदेश का जोनागिरी प्रोजेक्ट, ये भारत की पहली लार्ज स्केल प्राइवेट गोल्ड माइन बन गई है। धारवाड़ी क्रीटन बेल्ट जो सोने से भरपूर मानी जाती है, वहाँ जियो मैसूर और डेक्कन गोल्ड माइंस के सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि इसी अप्रैल से यहाँ ऑफिशियली सोने की माइनिंग शुरू होने जा रही है। लेकिन जमीन से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसके 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है ओपन पिट माइनिंग, जहां जमीन की ऊपरी सतह से सोना निकाला जाता है। ये थोड़ा सस्ता और आसान होता है, लेकिन असली चुनौती गहराई में छिपी है। इसके लिए डीप ओर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जहां क्वार्ट्ज जैसी सख्त चट्टानों को तोड़कर साइनाइड जैसे केमिकल्स के जरिए सोने को अलग किया जाता है। ये प्रोसेस बेहद महंगा भी है और पर्यावरण के लिए एक बड़ा रिस्क भी। तो इतने बड़े रिस्क उठाकर जोनागिरी से भारत को आखिर मिलेगा क्या? फिलहाल जोनागिरी में कंफर्म रिजर्व 13 टन का है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे चलकर ये 40 टन तक जा सकता है। लेकिन अब यहाँ एक कड़वा सवाल उठता है। 800 टन की हमारी सालाना डिमांड के सामने ये 13 या 40 टन क्या मायने रखता है? सच तो ये है कि सिर्फ 13 टन सोना हमारा ट्रेड डेफिसिट रातों रात खत्म नहीं कर देगा, लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है वो बहुत पावरफुल है। जैसे ये पहला प्राइवेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, ये एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का काम करेगा। इसका मतलब है कि तेजी से नया फॉरेन कैपिटल आएगा, माइनिंग वर्कफोर्स के लिए डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और उस पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप होगा। और ये सिर्फ एक शुरुआत भर है। एक्सपर्ट्स का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर जोनागिरी के मॉडल पर भारत में और भी प्राइवेट माइंस खुलती हैं, तो आने वाले सालों में भारत का अपना एनुअल गोल्ड प्रोडक्शन 50 से 100 टन तक पहुंच सकता है। ये आंकड़ा सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने का नहीं है, ये भारत की नेशनल रिसोर्स सिक्योरिटी की तरफ उठाया गया एक बहुत ही क्रिटिकल कदम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जमीनी हकीकत को देखना भी बहुत जरूरी है।
जरा इस ग्लोबल डेटा पर नजर डालिए। आज की दुनिया में चीन हर साल 350 टन सोना प्रोड्यूस करता है, ऑस्ट्रेलिया 300 टन और रूस 300 टन, और भारत वही 1 टन से भी कम। हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर जरूर हैं, लेकिन प्रोडक्शन की रेस में हम कहीं नहीं खड़े हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही कठोर रियलिटी चेक है। और इस भारी गैप को भरने में रुकावटें भी बहुत बड़ी हैं। पहला, भारत की जियोलॉजी लार्ज रिजर्व्स को उतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करती। दूसरा, माइनिंग से निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट का मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा एनवायरमेंटल सिरदर्द है। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण, ट्राइबल कम्युनिटीज का विस्थापन और कई तरह के रेगुलेटरी अप्रूवल्स की लंबी उलझनें हैं। और सबसे बड़ा रिस्क, सोने की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव, जो किसी भी प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉफिट मॉडल बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमारी उम्मीदों को प्रैक्टिकल रखना बेहद जरूरी है। जोनागिरी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन जरूर है, लेकिन ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, इस खबर से मार्केट में एक पॉजिटिविटी जरूर आई है। डेक्कन गोल्ड माइंस के शेयर्स 16% तक उछले भी हैं, लेकिन असलियत यही है कि फिलहाल भारत को अपनी भारी डिमांड के लिए ग्लोबल इंपोर्ट्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जोनागिरी ने दशकों पुरानी सरकारी मोनोपोली को तोड़कर एक बहुत बड़ी और अहम शुरुआत कर दी है। लेकिन अब इस विश्लेषण के आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्राइवेट सेक्टर की ये एंट्री भारत में एक नए गोल्ड रश को ट्रिगर कर पाएगी? क्या हम कभी अपने सोने की भारी डिमांड को खुद पूरा कर पाएंगे, या फिर हम हमेशा के लिए ग्लोबल इंपोर्ट्स के इस जाल में ही फंसे रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।